हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज नंबर 8 और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सपोज x इज़ एन इंटीजर देन x इज़ ऑड देन इफ़ nx प्लस 4 इज़ ऑड। अगर x एक ऑड नंबर है तो आपने ये शो करना है nx प्लस 4 भी एक ऑड नंबर है। तो यहाँ से जो इक्वेशन है वो हम लिख लेते हैं nx प्लस 4 जो है इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। हम इसके लिए लेट करेंगे जो x है जो हमें गिवन है x वो इसकी इक्वल है, या आपने लेट करना है 2k प्लस 1 के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि x जो था वो एक ऑड नंबर था और ऑड नंबर इसी शक्ल में होते हैं। किस तरह से होता है देखें, अगर हम किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसको फिर 1 में प्लस करें तो आंसर ऑड नंबर ही आता है। ठीक है, तो आप ये चेक भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करती हूँ किसी भी नंबर से, 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो 2 3 सा क्या हो जाता है 6, और फिर 6 को जब हम 1 में प्लस करते हैं तो आंसर आ जाता है 7, और 7 एक ऑड नंबर है। तो इस तरह से किसी भी नंबर को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 ऐड करते हैं तो आंसर हमारा ऑड नंबर आता है। ऐसे समझिए ऑड नंबर का फॉर्मूला है। तो हम यहाँ से लिख देते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था x ऑड नंबर है, x इज इक्वल टू 2k प्लस 1। यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन है यहाँ पर हम x की वैल्यू लिख देंगे 9, और x की जगह यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 2k प्लस 1 इज इक्वल प्लस 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 2 ज़ा हो जाएगा 18k प्लस 9 1 ज़ा होता है 9 प्लस 4। 18k 9 प्लस 4 होता है 13। अब देखिए हमने इसको ऑड नंबर बनाना है, और ऑड नंबर में आपको पता है कि हमें जो होता है ना एक 1 चाहिए होता है। तो सबसे पहले इस 13 में से एक 1 को सेपरेट कर लेते हैं, प्लस 12 प्लस 1। ठीक है, अब एक 1 सेपरेट कर लिया है हमने। अब देखिए इस टर्म से और इस टर्म से ये दोनों जो हैं ये 2 से डिवाइड हो जाती हैं, तो इन दोनों में से हम 2 कॉमन लेते हैं और इन दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9k प्लस, उसके बाद 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6 प्लस 1। अब देखिए ये इसी फॉर्म में बन गई है। पहले 2 है, 2 एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर क्या है 1 है। ठीक है, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है। हम यहाँ से लेट कर लेते हैं m जो है वो इक्वल है 9k प्लस 6k। तो अब ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी 2m प्लस 1। और इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन होती है 2 से कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा और साथ 1, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं ऑड नंबर। तो हम लिखेंगे 2m प्लस 1 इज़ एन ऑड नंबर, और यही हमने इसको शो करना था। तो ये इसका आंसर है। 11 भी क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है बिल्कुल, उसको उसी तरह सॉल्व करेंगे। उन्होंने कहा है कि x जो है वो ऑड नंबर है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि 7x प्लस 9 इवन है। यहाँ से चेंज है, इसको हमने इवन शो करना है। तो स्टार्ट से बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, वो है हमारे पास 7x प्लस 5, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। और हम लेट कर लेते हैं, जैसे पहले लेट किया था x जो है वो इक्वल है 2k प्लस 1 के, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में लेट किया था। अब आपने क्या करना है, x की जगह पर यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देनी है। सिंपल x की जगह आ जाएगा 2k प्लस 1 और प्लस 5 एज इट इज़। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 2 ज़ा हो जाएगा 14k, 7 1 ज़ा 7 प्लस 5, 14k प्लस 7 प्लस 5 होता है 12। अब देखें जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वहाँ पे हमने शो करना था ऑड नंबर, और ऑड नंबर का फॉर्मूला इस तरह से होता है कि उसके लास्ट में प्लस 1 होता है, और इवन नंबर का फॉर्मूला ऐसे होता है जस्ट वो 2 से मल्टीप्लाई हो रही होती है कोई भी टर्म, m होगी या k होगी, कोई भी टर्म हो सकती है इसकी जगह। ठीक है, m होगी या k जो भी होगी, तो 2 से वो मल्टीप्लाई हो रही होती है, 1 नहीं होता। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं इवन नंबर। तो अब हमने यहाँ से इवन नंबर बनाना है, तो यहाँ से 1 को सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जस्ट यहाँ से हमने 2 कॉमन लेना है। तो देखें 2 से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 से 14 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7, 12 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6, और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 7k प्लस 6। तो हम बिल्कुल लेट कर लेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह। 7k प्लस 6 जो है वो m के इक्वल है, और यहाँ पर लिख देंगे 2, 7k प्लस 6 की जगह पर हम लिख देंगे m। और ये वाली जो इस टाइप की इक्वेशन होती है ये हमारे पास इवन नंबर की इक्वेशन होती है, तो आप लिखेंगे इज़ एन इवन नंबर। ये एक इवन नंबर है। ठीक है, अगर यहाँ पर 2m के आगे 1 होता प्लस 1 होता तो ये ऑड नंबर होता। अगर 2 जस्ट किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इवन नंबर होता है, और हमने यहाँ पर इवन नंबर शो करना था। क्वेश्चन नंबर 12 के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है इफ़ x इज़ एन ऑड इंटीजर। बिल्कुल उसी तरह से आपने x को लेट करना है कि वो एक ऑड इंटीजर है, देन शो दैट, और यहाँ पर इक्वेशन को शो करना है कि वो ऑड है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 में किया था, सॉरी 10 में, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 में किया था। लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये है इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बाकी मेथड वही होगा। यहाँ पर देखिए वो कहते हैं x इंटीजर है। सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमें गिवन है,
प्लस 6, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। उसके बाद हम लेट करते हैं जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, x इक्वल है 2k + 1 के। उसके बाद आपने x की जगह पर इस इक्वेशन में 2k + 1 लिख देना है। पहले है x का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 2k + 1 का स्क्वायर -4, और x की जगह आ जाएगा 2k + 1 + 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, उसका फॉर्मूला आपको पता है। हम इस तरह से लिखते हैं, पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिखते हैं, उसके बाद लास्ट टर्म का स्क्वायर लिखते हैं, और फिर सेंटर में लिखते हैं 2, और फिर फर्स्ट वैल्यू 2k, और फिर सेकेंड वैल्यू 1। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला होता है हमारे पास। इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए यह माइनस, अब 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, 4 2 हो जाएगा 8, और साथ में k, प्लस माइनस होता है, -4 1 हो जाएगा 4, और यहाँ पर है +6। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। 2 2 हो जाएगा 4k का स्क्वायर, प्लस 2 2 4 एंड 4 1 4, और साथ में है k, प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, -8k -4 + 6। अब इसको सॉल्व करते हैं हम और देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ से देखिए 4k स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है 4k और यहाँ पर है 8k, प्लस माइनस होता है माइनस, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4k, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस का 4k आएगा। उसके बाद देखिए 6 और 1 ये दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएगा 7, 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 4k स्क्वायर -4k + 3। अब हमने इसको ऑड नंबर बनाना है, और ऑड नंबर में आपको पता है हमें लास्ट में 1 चाहिए होता है, तो 3 को हम इस तरह से लिख देते हैं 2 + 1, बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगी। उसके बाद देखिए यहाँ से इन तीनों टर्म्स में से हम 2 को बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन लेते हैं, और हर वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आंसर आएगा, इस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा +1। अब देखें ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है हम इसको लेट कर लेते हैं कि 2k स्क्वायर -2k + 1 जो वो हमारे पास है वो इक्वल है यहाँ से m के, और इस इक्वेशन में हम इसकी जगह पर m लिख देंगे। 2m + 1 जो है वो हमारा आंसर है, और ये वाली जो इक्वेशन होती है ये ऑड नंबर की होती है, और हमने यही शो करना था कि ये ऑड नंबर है और ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर बी में उन्होंने हमें कहा है कि x एक इवन नंबर है और आपने शो करना है ये भी इवन नंबर है। तो यहाँ से जो हम इक्वेशन गिवन है वो हम लिख देंगे x² + 2x + 4, और इवन नंबर की जो इक्वेशन होती है वो मैंने आपको बताया था कि 2 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करें, जैसे k को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इवन नंबर की इक्वेशन हो जाती है। अगर ऑड होता तो इसके साथ हमें +1 लिखना होता, जस्ट यही डिफरेंस होता है 1 का इसमें। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पर x की जगह पर हम 2k लिख देते हैं इस इक्वेशन में। x की जगह आ जाएगा 2k का स्क्वायर +2, और यहाँ पर x की जगह आ जाएगा 2k + 4। इसको सॉल्व करते हैं। 2 2 हो जाएगा 4k स्क्वायर, +2 2 हो जाएगा 4k + 4। और हमने इक्वेशन बनानी है इवन नंबर की, और इवन नंबर में जो होता है पहले 2 होता है, तो इन सब से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 को 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और इस 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम लेट करते हैं 2k स्क्वायर + 2k + 2 ये है इक्वल m के, ये हमने लेट किया, और यहाँ पर इसकी जगह पर लिख देते हैं 2, और ये सारी वैल्यू m के इक्वल है तो इसकी जगह हम लिख देते हैं m। और इस तरह की जो इक्वेशन होती है वो इवन ही होती है, और ये हमारे पास इवन नंबर है, और यही हमने शो करना था। क्वेश्चन नंबर 13 में ऐसा है कि आपको 2 साइड्स दी हुई हैं और आपने शो करना है यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट। ये हम पढ़कर आए हैं पीछे चैप्टर्स में, तो आपने इसको शो करना है कि a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट के। तो अब इस क्वेश्चन के हम बेसिकली 2 पार्ट करेंगे। वो किस तरह से, देखें, अगर आपने किसी चीज़ को इक्वल प्रूव करना हो तो हम पहले ये शो करेंगे कि a जो है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट ये सबसेट है इसका, और ये सबसेट है इसका। अब देखिए सबसेट क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ इस बारे में। देखिए सबसेट जो होता है वो इस तरह से होता है। सबसेट का पहले तो साइन होता है, सबसेट को हम लिखते हैं इस तरह से, ये शो करता है सबसेट को। अब सबसेट का मतलब क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है, और एक दूसरा सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 और 3। तो देखिए इस वाले सेट के सारे एलिमेंट इस सेट में मौजूद हैं, तो मैं ऐसा कहूँगी कि ये वाला जो सेट है ये इसका सबसेट है। इसका मतलब ये होता है कि
जो फर्स्ट सेट है इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। यानी अगर इसका नाम ए है और इसका नाम बी है तो सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, तो यानी ए बी का सबसेट है। इस तरह से अगर हमने शो करना हो कि जो है बी ए का सबसेट है, अगर मैं ये भी शो कर दूं कि बी जो है वो ए का सबसेट है। अब देखें बी में जो एलिमेंट हैं वो हैं 1, 2 एंड 3 और ए में जो एलिमेंट है वो हमारे पास है 1, 2। अब हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि बी जो है वो ए का सबसेट है, क्योंकि देखिए 1 और 2 की जहाँ तक बात है वो तो ए में मौजूद है, लेकिन जो 3 है वो ए में मौजूद नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि बी जो है वो ए का सबसेट है। अगर हमने इस तरह से शो करवाना है कि बी भी ए का सबसेट है तो हमें इस बी से 3 को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, और यहाँ से भी 3 को रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके बी जो है वो ए का सबसेट बनेगा। और यहाँ से देखें जब ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो देखें दोनों सेट इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, यानी दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट हो, तो वो सेट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर भी बिल्कुल सेम हमने इसी तरह से करना है, हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। और इसके लिए हम ये करेंगे, पहले हम शो करेंगे कि ये इसका सबसेट है और फिर शो करेंगे ये इसका सबसेट है, और फिर अगर इस तरह से हो जाता है तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ से लेते हैं क्वेश्चन को लिखते हैं। वो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब हम यहाँ से पहले फर्स्ट साइड लेते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स के, कि एक्स जो है वो बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से। आपने ऐसे समझना है कि एक्स एक एलिमेंट है, जैसे इस सेट ए में एलिमेंट थे 1, 2, वैसे ही एक्स एक एलिमेंट है। जब हम ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकालते हैं तो एक्स भी उसके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, समझ आ गया। अगर देखें उसके बाद वो कहते हैं एक्स बिलोंग टू, अगर हम इसके ऊपर से कॉम्प्लीमेंट हटा दें, ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर से हम कॉम्प्लीमेंट हटा दें तो एक्स इसके अंदर मौजूद नहीं होगा। एक्स किसके अंदर मौजूद था, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के अंदर, लेकिन एक्स जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में मौजूद नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लिखेंगे कि जब ए जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो इसका मतलब ए जो है वो ए में भी नहीं होगा, एक्स जो है वो ए में भी नहीं होगा, और एक्स जो है वो बी में भी नहीं होगा। यानी आप ऐसे समझे, मैंने इसको सेपरेट करके लिख दिया, एक्स को ए के साथ भी लिख दिया और एक्स को बी के साथ भी लिख दिया। उसके बाद देखें अगर एक्स जो है वो ए में नहीं है तो एक्स जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट में ज़रूर होगा, और अगर एक्स बी में नहीं है तो एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में ज़रूर होगा, क्योंकि ए और ए कॉम्प्लीमेंट ये एक दूसरे के उलट होते हैं। इसी तरह से बी और बी कॉम्प्लीमेंट भी एक दूसरे के रिवर्स और उलट होते हैं बिल्कुल। तो जो एलिमेंट ए में नहीं होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट में ज़रूर होगा, इसी तरह से जो एलिमेंट बी में नहीं होगा वो बी कॉम्प्लीमेंट में ज़रूर होगा। तो अब देखें अगर एक एलिमेंट x जो है वो a कॉम्प्लीमेंट में भी है और x b कॉम्प्लीमेंट में भी है, अगर इन दोनों का यूनियन ले, यूनियन में हम क्या करते हैं, इसके भी एलिमेंट लिखते हैं और दूसरे सेट के भी एलिमेंट लेते हैं, तो x जो है वो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट में भी मौजूद होगा। अब हम इन दोनों सेट का यूनियन ले लेते हैं, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो जब x a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट में मौजूद है तो जब हम इसका यूनियन लेंगे तो उसमें भी x मौजूद होगा। अब देखिए हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली थी और हमारा आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। अब हमने एक साइड से सबसेट प्रूफ कर दिया, अब हम दूसरी साइड लेंगे और उसको प्रूफ करेंगे। पहले हमने ये वाली साइड ली और इसको इसके बराबर प्रूफ किया और हमने कहा कि ये इसका सबसेट है। अब इस साइड को लेंगे और इसको इसके बराबर प्रूफ करेंगे। अब हम लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हम ले लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हमने एक्स के इक्वल लेट किया था, अब हम लेट कर लेते हैं कि वाई जो है वो इन दोनों से बिलोंग करता है, ए कॉम्प्लीमेंट से भी और बी कॉम्प्लीमेंट से। तो अगर वाई जो है वो इन दोनों की यूनियन में है तो ए कॉम्प्लीमेंट में भी होगा और बी में भी होगा, जाहिर है। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ ए की बात करें, ठीक है, अगर हम ए की बात करें तो हम कहेंगे कि y जो है वो a में नहीं होगा क्योंकि वो a कॉम्प्लीमेंट में है, a में नहीं होगा। इसी तरह से y जो है वो b कॉम्प्लीमेंट में तो है लेकिन वो b में नहीं होगा। इस तरह से अगर हम a और b को कंबाइन करें और इस तरह से लिखें कि a इंटरसेक्शन b लें, तो जब a और b में नहीं है y तो a इंटरसेक्शन b में भी नहीं होगा। उसके बाद देखें अगर हम a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट लें, और कॉम्प्लीमेंट आपको पता है कि रिवर्स होता है, अगर y जो है वो a इंटरसेक्शन b में नहीं है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में वो ज़रूर होगा।
तो ये हमने शो कर दिया है राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल्स हमने प्रूफ कर दिया है, तो अब हम लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो सबसेट है ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का। दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, तो इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, इसके स्टेप्स हैं, बहुत इजी है। अगर आप इसको देखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 14 में उन्होंने हमें कहा है कि एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन है अगर वाई स्क्वायर से, तो एक्स भी जो है वो वाई से छोटा होगा। ये आपने प्रूव करना है। अब हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया वो लेते हैं एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन वाई स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है एक्स और वाई पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव का मतलब होता है वो 0 से बड़े होंगे एक्स और वाई। अब उसके बाद देखते हैं आपने क्या करना है। हमने ये क्वेश्चन लिया, इसको हमने इसके बराबर प्रूव करना है। तो हम इसका टेकिंग स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब बोथ साइड से हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन वाई के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आंसर आ जाएगा एक्स इज़ लेस देन वाई, और यही हमने प्रूव करना था। सिंपल क्या किया, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ था, इसका आपने स्क्वायर रूट लिया तो ये वाला आंसर आ गया और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये एक थ्योरम है। यहाँ पर जस्ट आपको एक स्टेटमेंट दी हुई है और आपने खुद इसको प्रूव करना है, डायग्राम बनानी है और सब कुछ लिखना है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है एक ट्राइंगल है और उसका एंगल होता है 180 डिग्री, आपने शो करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक ट्राइंगल की बात हुई है, तो हम यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल के आपको पता है जो एंगल्स बन रहे होते हैं वो यहाँ पर होता है, यहाँ पर एक एंगल होता है और यहाँ पर होता है। 3 एंगल्स बन रहे होंगे और यही आपने बताना है। इन तीनों को अगर प्लस करें तो आंसर 180 आता है। तो इसको हम कहते हैं ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी हमारे पास। ठीक है, अब देखें जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम लिखेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है। गिवन दैट हम वो चीज़ लिखते हैं जो हमें क्वेश्चन में दी होती है। हमें क्वेश्चन में उन्होंने क्या बताया, एक ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हमें क्वेश्चन में दिया है ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं प्रूफ, कि हमें प्रूफ क्या करना है। इसमें हमने प्रूव ये करना है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों को प्लस करें तो आंसर हमारा क्या आता है 180। तो हम लिख देते हैं मेजरमेंट एंगल ए, अगर ए के एंगल को प्लस करें, बी के एंगल को प्लस करें और सी के एंगल को प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 180 डिग्री, और ये हमने प्रूव करना है। उसके बाद इसके 3 स्टेप होते हैं। गिवन दैट, अब ये चीज़ हमें दी हुई थी, प्रूफ हमने क्या करना है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन हम इसीलिए लिखते हैं, ये इंपॉर्टेंट होती है, हमें प्रूफ हमें देता है ये। अब कंस्ट्रक्शन किस तरह से बनाएंगे, हमने क्या करना है, एक लाइन लगानी है सी से, ड्रॉ अ लाइन पास फ्रॉम सी। हमने एक ऐसी लाइन लगानी है जो सी से गुजरे और उस लाइन का नाम हम क्या रख रहे हैं यहाँ पर, एल एम। ठीक है, इस लाइन का नाम हमने रख दिया है एल एम। एक लाइन है जो सी से पास हो रही है और यहाँ पर देखें जब ये लाइन सी से पास हो रही है और सी के ऊपर है तो यहाँ पर भी 2 एंगल्स बनेंगे, एक यहाँ पर एंगल बनेगा और एक यहाँ पर एंगल बनेगा, और इस एंगल्स का नाम हम रख देते हैं 1 और इस एंगल का नाम हम रख देते हैं 2। ये सब चीज़ें हमने कंस्ट्रक्शन में की हैं और अब हमें यहाँ पर लिखनी होंगी। तो कंस्ट्रक्शन में हम ये बताएंगे कि ड्रॉ अ लाइन एल एम पास फ्रॉम सी। हमने एक ऐसी लाइन लगाई है एल एम जो सी से गुजर रही है, विच इज़ पैरेलल टू ए बी, और ए बी के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है आमने सामने, और ए बी की वो पैरेलल है और उसमें एंगल बन रहा है 1 और 2। तो ये हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन में लिख दिया ड्रॉ अ लाइन एल एम थ्रो सी, जो सी से गुजर रही है, पैरेलल है ए बी के और उसमें एंगल है 1 और 2। तो इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं हम। इसके 2 पार्ट बनाते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, रीजन स्टेटमेंट। मैंने आपको बताया था कोई भी बात होती है जो हमने पीछे डेफिनेशन भी पढ़ी, वो ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट देंगे और फिर उसका रीज़न देंगे कि क्या वजह है हमने ये स्टेटमेंट क्यों दी है। तो इसके 2 पार्ट होंगे, जो आप लिखते जाएंगे स्टेटमेंट आपने उसका रीज़न देना होगा। ठीक है, देखिए ट्राइंगल में इस तरह से होता है कि अब देखें यहाँ पर एंगल बन रहा है ए और इसके सामने एंगल बन रहा है 1। ठीक है, तो जो 2 एंगल्स होते हैं ये इनको कहते हैं अल्टरनेटिंग एंगल। जो अल्टरनेट्स एंगल होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने एंगल होते हैं, वो हमेशा इक्वल होते हैं। ये मैथ का एक रूल होता है, अल्टरनेट एंगल हमेशा सेम होता है। तो एंगल ए जो होगा वो एंगल 1 के इक्वल होगा। तो आप यहाँ से लिख देंगे मेजरमेंट एंगल ए, जो ए का एंगल है वो बराबर होगा मेजरमेंट एंगल 1 के। और यहाँ पर आप रीज़न भी लिखेंगे जो मैंने आपको अभी बताई कि अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं इसीलिए हमने इनको इक्वल लिखा है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर लिखेंगे बिल्कुल इसी तरह से कि मेजरमेंट एंगल बी जो है वो मेजरमेंट एंगल 2 के इक्वल है।
तो यहाँ से देखिए हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल बी जो है वो इक्वल है मेजरमेंट एंगल 2 के, और ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है। एक और चीज़ देखिए, आपको यहाँ से पता होना चाहिए, जैसे एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये स्ट्रेट लाइन है, अगर हम उसका एंगल देखें, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक आएँ, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होता है एक स्ट्रेट लाइन पर, इस तरह से हाफ जो एंगल बन रहा होता है ऊपर या नीचे, वो होता है 180 डिग्री का। ऊपर भी 180 का होता है, अगर हम नीचे से बात करें तो नीचे भी वो कितने का होगा, 180 डिग्री का। इस तरह से यहाँ पर आपको डायग्राम में भी एक स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। अब इस स्ट्रेट लाइन का जो ये एंगल है कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक, ये कितना होगा, 180 होगा। इसका मतलब मेजरमेंट एंगल 1 और ये सी का एंगल है, मेजरमेंट एंगल सी और मेजरमेंट एंगल बी, अगर हम इन तीनों एंगल्स को मिलाएं तो टोटल हमारे पास सम कितना बनता है, 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन पर है। स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल सी प्लस मेजरमेंट एंगल 2, इन तीनों एंगल्स को अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 180 डिग्री। और इसमें रीज़न क्या लिखेंगे, इसकी क्या वजह है, वो वजह ये है कि एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल होते हैं वो 180 डिग्री का ही बनता है, तो ये एंगल्स हैं स्ट्रेट लाइन के, ठीक है। तो अगर अब आप ऊपर से देखिए, उन्होंने कहा था मेजरमेंट एंगल 1 जो है वो ए के इक्वल है, तो यहाँ पर 1 की जगह हम लिख देते हैं ए, मेजरमेंट एंगल सी एज इट इज़ आ जाएगा, और मेजरमेंट एंगल 2 जो था वो मेजरमेंट एंगल बी के इक्वल है, तो यहाँ पर ये लिख देते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री। और यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, देखें स्टार्ट में यही चीज़ हमने मालूम करनी थी कि एंगल ए बी और सी कितने हैं, 180 डिग्री के हैं, और ये हमने यहाँ से लिख दिया है, ठीक है। और ये हमारा आंसर है, इस तरह से प्रूव हो गया थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट नंबर ए है। ये दो रियल नंबर्स हैं और आपने इनको प्रूव करना है कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं a ओवर b इज़ इक्वल टू c ओवर d। हमने यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ली है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको प्रूव करने के लिए हम इस तरह से करेंगे कि हमने दोनों साइड पर b और d को मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर है सी डी, इन दोनों के साथ हम बी डी को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, ठीक है। ये मैथ का रूल होता है कि अगर आप एक चीज़ मल्टीप्लाई करें खुद से तो वो दोनों साइड से आपको करनी होती है। तो ये एक रूल होता है, इसका नाम होता है, आपने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेट प्रॉपर्टी, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई किया है तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ऑफ इक्वलिटी, क्योंकि दरमियान में इक्वल का साइन है तो ये इक्वलिटी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। सिंपल है, नाम से ही आपको नज़र आ रहा है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से देखिए यहाँ पर है ए, तो आप ए के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1, क्योंकि आपको पता है 1 के साथ, 1 को आप जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी सारी वैल्यूज़ इसी तरह से रहेंगी। इसी तरह से सी के साथ भी आपने 1 को मल्टीप्लाई कर देना है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद देखिए यहाँ पर है ब्रैकेट लास्ट 2 में, अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट जो है लास्ट 2 से हटा के यहाँ पर लगा देनी है। किस तरह से, ए वैसे ही रहेगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट है यहाँ पर है 1 ओवर बी, यहाँ पर लगा देंगे ब्रैकेट 1 ओवर बी और बी में, और डी जो है वो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, यानी पहले लास्ट 2 में थी, अब सेंटर वाले 2 पर आपने ब्रैकेट लगा दी है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर भी करेंगे सी, और उसके साथ है हमारे पास 1 ओवर डी, और यहाँ पर आ जाएगी बी डी, ठीक है। इसमें हमने जो है वो डी को साइड पे कर दिया और इसमें हमने काउंट किया, इस वजह से काउंट किया क्योंकि यहाँ पर डी से डी को कैंसिल करना है, इसलिए हमने इस डी को भी ब्रैकेट में लिखा है। वहाँ पर डी की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए इसको ब्रैकेट से बाहर रखा है, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को जहाँ पर हम ब्रैकेट्स चेंज करते हैं उसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आप मेंशन करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। और उसके बाद देखिए जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और वो कैंसिल हो जाएं, देखिए 1 ओवर बी जो है वो बी से मल्टीप्लाई हो रहा है और कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी ये मल्टीप्लाई तो हो रही है लेकिन ये इन्वर्स थी इसलिए कैंसिल हो गई। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर आ जाएगा ए, और यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है डी, और दूसरी साइड पर है सी 1 ओवर डी डॉट बी डॉट डी, इस डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखें जब ए को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ए ही आ जाएगा। और आपको पता है ये वाली प्रॉपर्टी क्या होती है, जब 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होने से कोई भी फ़र्क नहीं डालती, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ से आप मेंशन कर देंगे। उसके बाद देखें दूसरी साइड पर हमारे पास हो जाएगा,
आपने इनकी जगह चेंज कर देनी है। यहाँ पर है 1/d, आप d को पहले लिख दें और b को बाद में लिख दें ताकि हम इनको कैंसिल कर सकें, ठीक है। और यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पर इस तरह से होगा, ये a डॉट d है और नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएगा c, d से d कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1/b, ठीक है। और जब दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो अगेन ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी और वो सेम थी, कैंसिल हो गई, इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद जब आप 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा c डॉट b, और 1 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है और उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता तो ये होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद देखें ये है a d और हमारे जो हमने प्रूफ करना था वो था बी सी, तो आप बी को पहले लिख दें और सी को पहले लिख दें। जब आप दो वैल्यूज़ की जगह चेंज करते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो ये प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गया। तो यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वो हमारे पास है a/b c/d। नेक्स्ट स्टेप पर आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पर है a को साइड पर लिख दें और लिख दें 1/b, ठीक है ना, क्योंकि b डिवाइड हो रहा है और 1 को लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साथ में हम लिख देते हैं इसी तरह से c को साइड पे कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 1/d। और ये जो रूल है ये होता है रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई को, यानी ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई हो रही है ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस की वैल्यू जो मल्टीप्लाई हो रही होती है तो ये उसका रूल होता है कि जो फ्रैक्शन की ऊपर वाली वैल्यू आप उसको साइड पे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ से आपने क्या करना है, a और c को जो है वो आप एक साथ लिख देंगे और डॉट 1/b और 1/d को आप एक साथ लिख देंगे। और इस तरह से जब वैल्यूज चेंज होती हैं और ब्रैकेट चेंज होती है, इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये मल्टीप्लाई की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है और इसके साथ देखें यहाँ पर आ जाएगा ac ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा और bd मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 1/bd, ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे हमने ऊपर फ्रैक्शन का रूल ये था कि हमने सेपरेट करके लिखा था, इसी तरह से हम इनको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, यानी किस तरह हो जाएगा ac/bd। तो दोबारा से आप लिखेंगे रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। तो इस तरह से इसमें दो रूल तो सिंपल यूज़ हो रहे हैं, सेम है, और एक एसोसिएटिव है, ठीक है। पार्ट नंबर सी में यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 1/b प्लस c/b। यहाँ पर फिर से आपने प्रोडक्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन यूज़ करना है। a को आपने साइड पे कर देना है 1/b प्लस c को साइड पे कर देंगे और यहाँ से आ जाएगा 1/b। तो ये फ्रैक्शन का प्रोडक्ट रूल यूज़ हुआ है। उसके बाद देखें a प्लस c को आपने कंबाइन करके लिख देना है और 1/b सेम है और यहाँ पर तो एक बार आ जाएगा। तो इस तरह से कोई प्रॉपर्टी जब होती है, देखिए यहाँ पर 4 वैल्यूज़ थी 1 2 3 4 और हमने इसको कन्वर्ट कर दिया 3 वैल्यूज़ में। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। और आप देखें लेफ्ट साइड पर हमने इनको कलेक्ट किया है a और c को, तो हम इसके ऊपर लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई है। उसके बाद यहाँ पर देखें जिस तरह से हमने फ्रैक्शन को सेपरेट करके लिखा था, इस तरह कंबाइन भी कर सकते हैं, a प्लस c ऊपर आ जाएगा और b नीचे, और दोबारा से हम लिखेंगे प्रोडक्ट रूल ऑफ फ्रैक्शन है। और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है और हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। इस तरह से चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।